हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। ओके, तो आज आपने जो टॉपिक पढ़ना है वो है टॉर्क। ठीक है, एक तो होता है टॉर्क और दूसरा इसका नाम जो होता है वो होता है मोमेंट ऑफ फोर्स। सही। अब टॉर्क होता क्या है? किसी भी चीज़ को घुमाने वाली फोर्स, यानी आप किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हो और वो फोर्स क्या करती है, उसको फिक्स पॉइंट के गिर्द रोटेट कराना शुरू कर देती है। सही है, तो वो वाली फोर्स जो होगी, अब उसका असर जो है वो घुमाने वाला है। यानी अगर आपका ये पंखा है, सही है, ये है आपका पंखा। ओके, आप इसके ऊपर इधर को फोर्स लगाते हो तो आपका ये पंखा जो होता है वो इस फिक्स पॉइंट के गिर्द ऐसे इस डायरेक्शन में रोटेट करने लग जाता है। ठीक है, अब इस फोर्स का जो असर हुआ है वो रोटेशन वाला हुआ है। तो फिर हम टर्निंग इफेक्ट, यानी ये वाला इसका जो इफेक्ट होगा रोटेशन वाला, उसको हम क्या कहेंगे? टॉर्क। ठीक है, टॉर्क आपको क्या बताता है? बेसिकली ये आपको फोर्स के उस असर के बारे में बताता है जो असर फोर्स किसी भी चीज़ में रोटेशन प्रोड्यूस कराता है, उसको रोटेट कराता है अराउंड अ फिक्स पॉइंट, जिसको हम पाइवट पॉइंट भी कहते हैं। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो फॉर्मल डेफिनेशन जो इसकी होगी वो होगी टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। ठीक है, एक तो इसकी ये डेफिनेशन होगी फॉर्मल। ठीक है, इसके अलावा आप इसको वेक्टर प्रोडक्ट के फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली अगर यही बात हुई कि आपका ये वाली आपने फोर्स लगाई है, ठीक है, और यहाँ से ये फिक्स पॉइंट जिसके इर्द गिर्द आपकी बॉडी रोटेट कर रही है उसका फासला अगर एल होगा, ठीक है, तो क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पाइवट पॉइंट। ठीक है, ये भी टॉर्क की डेफिनेशन है, तो आप इसमें इन दोनों डेफिनेशंस को यूज़ कर सकते हो। तो अब आगे अगर इसका फॉर्मूला आप देखो तो वैसे तो होता है जी, टॉर्क आपके पास एफ मल्टी क्रॉस एल। ठीक है, यानी अगर आप इसमें स्पैनर की ले लो, तो इसके ऊपर इसको आपने इस तरफ को घुमाना है ऐसे, तो आप क्या करोगे? ये वाली फोर्स इस हैंडल को पकड़ के ऊपर की तरफ लगाओगे। तो आपने ये करना है कि अभी या आपने इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाई या इस पे नीचे की तरफ इधर को फोर्स लगाई। ठीक है, जब आप इसको नीचे की तरफ फोर्स लगाओगे ना तो आपका ये जो स्पैनर होगा वो इस डायरेक्शन में घूमेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो ये फिक्स है ना, तो ये वाली फोर्स आपने इधर को लगाई और इस फिक्स पॉइंट से यहाँ तक का जो फासला है इसको ये वाला होगा आपके पास एल। ठीक है, तो अगर आप देखो तो ये आपस में क्या है? परपेंडिकुलर हैं दोनों चीज़ें, ये फोर्स और ये मोमेंट आर्म। ठीक है, इस डिस्टेंस को हम मोमेंट आर्म कहते होते हैं। तो ये आपस में परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से आपको इस डेफिनेशन से और भी क्लियर हो गया होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, यानी इस फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पाइवट पॉइंट, यानी पाइवट पॉइंट से इस फोर्स के परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा आपने उसके साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है। अब आप जानते हो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो टॉर्क को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एफ एल साइन थीटा और एन। ठीक है, अब चूंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इसका मतलब क्या है कि एफ को और एल को मल्टीप्लाई कराने के बाद आपके पास जो क्वांटिटी आएगी नई टॉर्क, वो भी क्या होगा? वेक्टर ही होगा। अब इस वेक्टर की डेफिनेशन डायरेक्शन क्या होगी? ठीक है, अब एफ की डायरेक्शन तो आपको नज़र आ रही है कि ये वाली है, आर की डायरेक्शन आपको नज़र आ रही है कि ये वाली है। ठीक है, इधर से इधर को, तो अब आखिर जो आपके पास टॉर्क आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी?
तो आपको पता है कि राइट हैंड रूल आप यूज़ कर सकते हो, वो डाउनवर्ड होगी। अगर आप ऊपर की तरफ को फोर्स लगाते हो तो आपका ऐसे करोगे तो आपका जो डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड होगी रेक्टेड थंब की। तो ये आप पीछे वाले वीडियो में जो जिसमें हमने वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा था तो ये काफ़ी डिटेल से समझ चुके हो। सही है, ये हो गया फार्मूला। और अब आपने देखने हैं इसके यूनिट्स क्या होंगे। अब चूंकि यूनिट्स आपने निकालने हैं तो टॉर्क किसके बराबर होता है, एफ एल। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और इसका यूनिट होता है मीटर, तो इसका मतलब है टॉर्क का यूनिट आएगा न्यूटन मीटर। इसके अलावा फोर्स जो न्यूटन आपके पास होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, और ये मीटर आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि टॉर्क के एक और भी होंगे, वो क्या होंगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी इसी के हो जाएंगे यूनिट्स। इसके अलावा भी आप काफ़ी सारे मैनिपुलेशन करके यूनिट्स निकाल सकते हो। अच्छा जी, तो ये आपने यूनिट निकाल लिए हैं, अब आपने निकाल लिए हैं इसके डायमेंशन। तो डायमेंशंस कैसे निकालोगे, इसका होता है जी आपके पास न्यूटन मीटर। ठीक है, अब डायमेंशन सिर्फ 3 चीज़ों की आपके पास होती हैं, वो कौन सी होती हैं, टाइम की होती है टी, और लेंथ की होती है एल, और मैस की होती है एम। अब चूंकि इसमें आप देखो आपके पास ये लेंथ तो है, लेकिन ये न्यूटन जो है इसकी तो डायमेंशन आपके पास कोई भी नहीं होती, तो न्यूटन को आपने दोबारा से लिखना पड़ेगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि ये आपका किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में न्यूटन आ जाएगा, और ये मीटर वैसे का वैसे ही। अब ये किलोग्राम की जगह पे, या चलो इसको और ज़्यादा सिंपलीफाई कर लेते हैं, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम की जगह पे क्योंकि ये मैस का यूनिट है तो एम आ जाएगा। ठीक है, और ये लेंथ है तो ये एल का स्क्वायर आ जाएगा, और ये -2। ठीक है, ये आपके पास डायमेंशंस आ गई हैं टॉर्क की। तो अभी आपने क्या किया कि आपने पढ़ा कि टॉर्क क्या होता है, फिर उसकी डेफिनेशन पढ़ी दो, और फार्मूला पढ़ा, और यूनिट पढ़ा, और डायमेंशंस पढ़ी। ठीक है, अब डायमेंशंस के बाद कुछ टर्म्स हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपने टॉर्क को पढ़ना है तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनको, जो टर्म्स टॉर्क में यूज़ होती हैं उसकी एक्सप्लेनेशन में यूज़ होती हैं, तो पहले हम उसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है पाइवट पॉइंट। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जो हमने पहले भी ऊपर कर चुके हैं। ये आपका स्पैनर है। अब ये आपका स्पैनर है और समझो आपने इस नट को कसना है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे ये फिक्स है ना, और यहाँ पे आप नीचे की तरफ फोर्स लगाओगे इसको ऐसे इस तरफ को घुमाने के लिए। ठीक है, अब ये पॉइंट फिक्स है ना, और ये फोर्स लग रही है इसके ऊपर, तो ये फिक्स पॉइंट जो होता है ना, जिसके इर्द गिर्द बॉडी रोटेट करता है, उसको हम उसका पाइवट पॉइंट कहते हैं। तो पाइवट पॉइंट की डेफिनेशन क्या होगी, a fixed point around which a body rotate under the action of torque is called pivot point। ओके, तो अभी आपने पढ़ना है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होती है। ठीक है, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को समझने के लिए फिर हम इस स्पैनर की एग्जांपल ले लेते हैं। तो अब इस स्पैनर को इधर को घुमाने के लिए आप फोर्स लगाते हो इस डायरेक्शन में। ठीक है, ऐसे उसको पकड़ के परपेंडिकुलरली फोर्स लगाते हो, तो जिस लाइन के अलोंग ये फोर्स इस पे अप्लाई हो रही है उसी लाइन को हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं। तो लाइन विच line along which
force is applied to rotate a body, ठीक है। तो वो आपकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगी, क्योंकि आपने इसको रोटेट कराना है तो आप इस लाइन के अलॉन्ग फोर्स लगा रहे हो, तो ये आपकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगी। अब आपने देखना है मोमेंट आर्म, और इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये टॉर्क के फार्मूला में यूज़ होता है, ठीक है। अभी तक आपने पाइवट पॉइंट भी समझ लिया और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स भी समझ ली। तो अब दोबारा से अब इसको ठीक है, ये पाइवट पॉइंट है, आपको पता है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। अब अगर आप पाइवट पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक इतना डिस्प्लेसमेंट नापो, तो आपको एक चीज़ का अंदाज़ा होगा कि ये दोनों लाइन, ये वाली पाइवट पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है ना, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला जो है वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के साथ एंगल कौन सा बना रहा है? 90 डिग्रीज का एंगल बना रहा है। यानी इसका मतलब क्या है कि ये परपेंडिकुलर है। तो अब अगर आपने लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का की डेफिनेशन देखनी हो, इसको फॉर्मल देखना हो, तो हम क्या कहेंगे कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा पाइवट पॉइंट से, उसको हम कहते हैं मोमेंट आर्म। तो मोमेंट आर्म की डेफिनेशन क्या होगी? दी परपेंडिकुलर distance from pivot point to line of action of force। ओके, तो ये आपका मोमेंट आर्म हो जाएगा। तो अभी आपको पाइवट पॉइंट, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और मोमेंट आर्म की होप सो समझ आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं कुछ केसेस की तरफ। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हमने पढ़ने हैं इसके केसेस। तो पहला केस क्या है कि जब फोर्स आपने जो लगाई है वो मोमेंट आर्म के परपेंडिकुलर होगी, जैसे अभी तक आप सिंपलर केसेस में पढ़ते आए हो, ठीक है। तो क्या होगा कि समझो आपका जो मोमेंट आर्म है वो इस डायरेक्शन में है, और इसको हम एल से शो कर देते हैं। कुछ जगह पे ये इसको आर से शो किया जाता है, चाहे आप एल से कर लो या आर से कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फोर्स आपकी इधर को लगी हुई है, तो इन दोनों के दरमियान में एंगल कितना होगा? 90 डिग्रीज का होगा। तो अब आपने टॉर्क फाइंड कर लो। टॉर्क बराबर होगा एफ क्रॉस एल के बराबर। तो टॉर्क होता है एफ की मैग्नीट्यूड साथ में एल की मैग्नीट्यूड साइन थीटा और एन यूनिट वेक्टर। तो साइन थीटा आपके पास, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 90 है, तो साइन 90 एन यूनिट वेक्टर, और साइन 90 आपके पास 1 के बराबर होता है। तो एफ एल और इंटू 1 और एन यूनिट वेक्टर। तो टॉर्क बराबर होगा आपके पास फोर्स और मोमेंट आर्म की जो मैग्नीट्यूड है उनके बराबर, और ये एन यूनिट वेक्टर जो होगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि जब आप एफ को ऐसे एल की तरफ रोटेट करवाओगे तो आपका थंब जो होगा वो डाउनवर्ड पॉइंट करेगा, तो आपका जो टॉर्क होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इसका मतलब ये है कि फोर्स जब परपेंडिकुलर होगी मोमेंट आर्म के, तो फिर आपको जो टॉर्क मिलेगा वो आपके पास मैक्सिमम होगा। इसका मतलब है कि जब आप किसी चीज़ को मैक्सिमम, यानी आप चाहते हो कि कम फोर्स से आप उसको ज़्यादा रोटेट करवा दो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि अगर आपने फोर्स लगानी है तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाओ। यानी अगर मैं इस पेन को रोटेट करवाना चाहती हूँ तो मुझे चाहिए कि मैं फोर्स इसकी या इधर वाली साइड पे लगाऊँ या इधर वाली साइड पे बिल्कुल लगाऊँ, तो इस तरह ये ज़्यादा रोटेट हो जाएगा। अच्छा जी, अब केस नंबर 2 है कि जब फोर्स जो होगी वो मोमेंट आर्म के पैरेलल होगी, तो क्या होगा? यानी अब आपका क्या है कि ये स्पैनर है आपका, ठीक है। अगर ये फोर्स भी इधर को लग रही होगी और मोमेंट आर्म जो है वो भी इधर को है, तो फिर आपके पास फोर्स क्या होगी? अब आप इमेजिन करो कि क्या होगा कि बजाय इसके कि आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओ, आप स्पैनर को पीछे की तरफ खींचना स्टार्ट कर दो, या उस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाना स्टार्ट कर दो, तो क्या वो रोटेट करेगा? बिल्कुल भी रोटेट नहीं करेगा। और इसी चीज़ को हम मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं।
वो कैसे होगा, क्योंकि आप देखो इनके दरमियान में एंगल कितना है, ठीक है, या तो आप 0 ले लो या 180 ले लो, ठीक है, डजेंट मैटर, क्योंकि साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है। तो टॉर्क किसके बराबर होता है, एफ एल साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। तो एफ एल साइन 0, तो ये साइन 0 0 हो जाएगा, इसकी वजह से ये भी 0 हो जाएंगे, टॉर्क इज इक्वल टू 0 आ गया आपके पास। अब अगर आप 180 ले लो यानी एंटी पैरेलल हो तो क्या होगा, टॉर्क इज इक्वल टू एफ एल साइन 180 एन यूनिट वेक्टर, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो टॉर्क आपके पास आएगा एफ एल इंटू 0 और टॉर्क आ गया 0, ठीक है। तो चाहे आपका पैरेलल हो चाहे एंटी पैरेलल हो, रिजल्ट जो आपके पास आएगा वो 0 ही आएगा। तो स्टूडेंट अब आपने पढ़ लिया कि जब परपेंडिकुलर होगा तब क्या आएगा, जब पैरेलल होगा तब रिजल्ट क्या आएगा, जब एंटी पैरेलल होगा तब रिजल्ट क्या आएगा। लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं ना होता कि आपको जो प्रॉब्लम दिया जाए या आपने जो फोर्स लगाई हो वो इन्हीं 3 एंगल्स पे लगाई गई हो सकता है कि आप 45 के एंगल पे फोर्स लगा रहे हो। मिसाल के तौर पर ये है आपका स्पैनर, ठीक है, और इसका मूवमेंट आर्म की डायरेक्शन आपको पता है यही रहती है हमेशा, एल ही लिख लेते हैं इसको, ठीक है। अब समझो फोर्स जो आपने लगानी शुरू कर दी है ना वो इस डायरेक्शन में लगा दी है, ठीक है, ये आपकी एफ की डायरेक्शन है। तो अब टॉर्क जो होगा वो कितना प्रोड्यूस होगा और कैसे प्रोड्यूस होगा उसको आपने समझना है, ठीक है। और इसको समझना थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो सकता है लेकिन मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है, बस आपने इसको ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो हम ना इसको सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा बना लेते हैं। समझो आपके पास ये मोमेंट आर्म है, ठीक है, और ये लगी हुई है फोर्स। तो जब सबसे पहले आपने डेफिनेशन पढ़ी थी ना टॉर्क की, तो उसमें आपने क्या पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, हमेशा मोमेंट आर्म को परपेंडिकुलर फोर्स से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो यहाँ पे तो परपेंडिकुलर है ही नहीं, ये तो 45 के एंगल पे समझ लो लगी हुई है। तो हम क्या करेंगे, इसी फोर्स को उसके कंपोनेंट में तोड़ लेंगे। तो एफ का कंपोनेंट ये वाला जो होगा ये एक्स कंपोनेंट है यानी इसको हम एफ एक्स बोल सकते हैं, ठीक है, और ये वाला जो है उसको हम एफ वाई बोल सकते हैं ना, आपने पीछे पढ़ा हुआ है कि इसको रिजॉल्व कर सकते हैं हम, कोई भी फोर्स उसको उसके कंपोनेंट में ऐसे रिजॉल्व कर सकते हैं। ये एक्स की डायरेक्शन में है तो ये एफ एक्स, और ये वाई की डायरेक्शन में है तो ये एफ वाई। अब आप जानते हो कि एफ एक्स किसके बराबर होता है, एफ कॉस थीटा, और एफ वाई किसके बराबर होता है, एफ साइन थीटा, ओके। तो अब अगर आप इसको गौर से देखो तो आपको टॉर्क जो होगा तो इसके 2 कंपोनेंट बन जाएंगे ना। अब एल और एफ एक्स जो हैं वो आपस में क्या है, 180 के एंगल पे हैं, ये एक दूसरे के साथ 180 के एंगल पे हैं और ये हैं आपस में एंटी पैरेलल। तो ये आपने पीछे अभी केस में पढ़ा है कि जो पैरेलल वाले होते हैं ना उसमें टॉर्क जो होता है वो तो होता है 0, सही है। तो अगर आपने टोटल टॉर्क लिखना हो तो आप ऑफ कोर्स एल इंटू एफ करते हैं ना, तो एल ये भी आपके पास वेक्टर है, तो एफ को आपने इसके वेक्टर्स में तोड़ लिया तो एफ एक्स प्लस एफ वाई ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो जब एफ एक्स आएगा तो आप इसको मल्टीप्लाई करा दो अंदर, एल क्रॉस एफ एक्स प्लस एल क्रॉस एफ वाई, ठीक है। अब एल क्रॉस एफ एक्स जब आप करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एफ साइन, और साइन के साथ क्या आ जाएगा 180,
और साइन क्या आ जाएगा 90। तो ये साइन 180 तो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये साइन 91 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो टॉर्क आपके पास आएगा वो L क्रॉस एफ वाई आएगा, यही आएगा ना, सॉरी ये क्रॉस नहीं आएगा, ये मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, क्योंकि ये क्रॉस जो होगा वो साइन 90 इसको कम कर चुका है, तो एफ वाई आ गया। एफ वाई किसके बराबर होता है, एफ साइन थीटा के ना, तो एल एफ वाई की जगह पे एफ साइन थीटा आ गया। तो ये तो चूँकि मैग्नीट्यूड हैं दोनों की, ठीक है, ये वेक्टर्स नहीं है, तो इन दोनों की मैग्नीट्यूड जो होती है वो कम्यूटेटिव होती है, चाहे पहले किसको मर्जी रख लो। तो ये आ गया आपके पास एफ एल साइन थीटा, ऐसे लिख लो इसको। तो टॉर्क आपके पास आ जाएगा ये साइन थीटा, एफ एल साइन थीटा। आपको पता है कि अगर आपके पास ऐसे हो ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड साइन थीटा, तो आप इसको कैसे लिख सकते होते हो, इसको आप लिख सकते होते हो ए क्रॉस बी, ऐसा ही है ना। तो आप इसको भी, क्योंकि ये साथ में साइन थीटा आ रहा है, तो एफ क्रॉस एल लिख सकते हो। तो हमने ये प्रूव भी कर दिया कि जो टॉर्क होता है वो फोर्स और मोमेंट आर्म के क्रॉस के बराबर होता है। अब हम इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल कर लेते हैं। समझो आपके पास फोर्स है आई प्लस जे माइनस 2K, और या आर या एफ एल, जो भी आप मोमेंट आर्म के लिए इसको यूज़ करते हो, वो है आपके पास माइनस आई प्लस 2J माइनस K। तो अब आपने टॉर्क फाइंड करना है। टॉर्क आपको पता है किसके बराबर होता है, एफ क्रॉस एल के बराबर होता है। तो अब आप इसका डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लो, पहले इसको, इनकी वैल्यूज़ को लिख लो। ओके, तो अब डिटर्मिनेंट की फॉर्म में मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था, तो वैसे हम लिखेंगे आई जे के ऊपर लिख लिया पहले, क्योंकि आई वाला 1 है, यहाँ पे भी 1 है, माइनस 2, यहाँ पे माइनस 1 है, ये 2 है और ये माइनस 1। इसका हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ले लेते हैं। पहले आपने आई वाला सॉल्व करना है, तो आई आ गया बाहर। ठीक है, ये वाला, इसको ये वाला कॉलम गया और ये वाली रो गई, और ये आपके पास आ गया -1 माइनस इंटू -4। अब जे वाले के साथ आप लगाते हो माइनस, तो अब ये जे वाला कॉलम गया, ये ऊपर वाली रो गई, तो इनको आपस में किया तो ये आ गया -1 माइनस इंटू माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 1 2 प्लस के। अब ये के वाला कॉलम भी गया, के वाली रो भी गई, 2 एक बार 2 माइनस -1। तो ये टॉर्क आपके पास आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 3i माइनस ये -3 और माइनस माइनस प्लस 3j, ये प्लस 3k। ये आपके पास आंसर आ गया। अब ये जो आपके पास वैल्यूज़ आई हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि आपके पास यूनिट वेक्टर्स भी आए हैं। तो यूनिट वेक्टर किस लिए यूज़ होते हैं, ये डायरेक्शन शो करने के लिए यूज़ होते हैं। सो इट मीन्स दैट योर आंसर इज़ आल्सो अ वेक्टर। ठीक है, जिसमें यूनिट वेक्टर्स हों वो वेक्टर ही होता है। यूनिट वेक्टर्स आ जाएँ तो उससे आपको पता चल जाता है कि आने वाली क्वांटिटी जो है वो वेक्टर है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन तीनों टॉपिक्स की, डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और ये जो टॉर्क है, इसके कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे। तो तब तक के लिए आप दिल लगा के पढ़ो। अल्लाह हाफिज़।